यहाँ पर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को देख रहे थे। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में हम लोगों ने फॉर्मूला भी बना लिया था ट्रस का, क्यों भाई? अब रिजिड स्ट्रक्चर के लिए भी बना लेते हैं। तो ये 2D ट्रस जो 2 क्यों होता है या 3 क्यों होता है आपने देख लिया। हर एक जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको देखना था, तो आपने हर एक जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देख लिया। अब हम लोग को रिजिड स्ट्रक्चर के लिए देखना है, यहां पर बात करनी है। तो यहां पर आपने देखा कि एक जॉइंट मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकता है? 2। लेकिन उसको रोकेगा कौन? तो रिएक्शन फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट को रोकेंगे। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर 3 के लिए भी वैलिड है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फॉर रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। क्यों भाई? तुम्हारा पहले पिन जॉइंटेड था, दूसरा क्या होगा? फॉर रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, फिर फार्मूला बनाएंगे इसका। पहले समझने की कोशिश करिए, फार्मूला अपने आप बन जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि जैसे मान लीजिए मैं रिजिड जॉइंटेड का मतलब बीम या फ्रेम होता है। अब आपके पास ये कोई मेंबर है, दिस इज द मेंबर। यहां पर एक ये ज्वाइंट है, दिस इज द ज्वाइंट एंड दिस इज द ज्वाइंट। भाई कोई ना कोई इन पे क्या होंगे? सपोर्ट्स होंगे। सपोर्ट अगर फिक्स हुआ और यहां कोई सपोर्ट नहीं हुआ तो कौन सी बीम होगी? कैंटिलीवर। यहां भी फिक्स, यहां भी फिक्स, तो फिक्स बीम हो जाएगा। तो अभी मैं कोई मान के नहीं चल रहा हूं, कोई क्या है जो भी है ठीक है। अभी मैं सिंपल ये दिखा रहा हूं ज्वाइंट ए और बी। अब एक ये 2D के लिए भी दिखा रहा हूं मैं। 2D के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर 2D के लिए मैं बात करूं फॉर 2D, तो आपका एक ज्वाइंट मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कर सकता है? तो हम लोगों ने वहां देखा 3 देखा था ना। तो अब हम लोग अगर यहां देखें, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है इसमें। अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए मान लूं दिस इज अ कैंटिलीवर, मान लेता हूं इसको क्या है? कैंटिलीवर है। अगर ये कैंटिलीवर होगा तो यहां पर एक आर वाई होगा। क्यों? यहां पर एक आर एक्स होगा और साथ में एक फिक्स एंड मोमेंट होगा। यानी यहां डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको 2D में सोम में 3 तरीके के दिखाए हैं। आपके पास डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, थीटा जेड, क्या तीनों ही 0 होंगे? अरे बोलो भाई। क्योंकि यहां 3 तरह के रिएक्शन हैं और 3 तरह के रिएक्शन है, 3 तरह के डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? विरोध होगा। लेकिन जरा इसकी बात समझो, अगर इस बीम पर मैं लोड लगाऊं, चाहे इंक्लाइंड जनरल कोई भी लोड लगाऊं, ट्रांसवर्स लोड लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, तो ये बीम कुछ इस प्रकार से डिस्प्लेस होगी ना। अगर इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तुम देखो इस बी ज्वाइंट पर, तो क्या आपको डेल्टा बी मिलेगा? बोलो भाई। डेल्टा वाई एट बी, बी पॉइंट पर आपको स्लोप मिलेगा? हो सकता है। अगर लोडिंग इंक्लाइंड है जिसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लोडिंग, हो सकता है कि इसके लेंथ में क्या कर दे? चेंज कर दे। बोलिए, मान रहे हैं बात? अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है
अगर मैंने इसको फिक्स ना किया होता, एग्जाम्पल फिक्स ना किया होता, तो ये भी तीनों नॉन जीरो होते। इनके हो सकता है लेंथ में चेंज हो जाता, हो सकता है ये वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाते, हो सकता है ये रोटेट हो जाते। क्या मैंने स्लोप डिफ्लेक्शन में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है? बिल्कुल बताया है। और साथ में ये चैप्टर नंबर 2 में बताया है कि अगर एक्सियल लोड लगेगा तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट होगा, ट्रांसवर्स लोड लगेगा तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ रोटेशन भी होगा। यहां कोई ज्वाइंट, यहां पर कोई सपोर्ट नहीं था। अगर यहां भी कोई सपोर्ट न हो तो यहां भी तीन होते, यहां भी तीन होते, कुल कितने होते? 6 होते। तो यानी एक ज्वाइंट मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकता है? तीन। तीन कर सकता है ना? किसी को और लगता है कि नहीं सर 4 कर सकता है, 2 कर सकता है? कह सकते हैं अपनी बात। यहां मैक्सिमम पॉसिबल की बात हो रही है। बीम के कंडीशन के अनुसार डिग्री ऑफ फ्रीडम डी के बदल जाएगा। अगर मैं दोनों फिक्स कर दूं तो ये भी सब जीरो हो जाएंगे। तो डी के एक ज्वाइंट मैक्सिमम तीन तरह से डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर इसको रोकना हो, तो ये मैं यहां पर क्या नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन से घटा दूंगा, बस घट गया। अगर आप समझिए ये ना होता तो टोटल मेरे पास डी के 6 होते, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता? 6 होता। लेकिन इस सपोर्ट की लगने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी है कि तीन कंडीशन में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एक्सियल, वर्टिकल, रोटेशनल। यानी तीनों क्या हो गए? जीरो। यानी अब तीन जीरो हो गए। तो एग्जाम्पल जरा सेट करके देखो। एग्जाम्पल अगर आप यहां से लगाइए तो ज्वाइंट कितने हुए? दो, एक और दो। आर ई कितने हुए? तीन ना? तो डी के इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। यही 3 आए हैं। बोलो। अरे क्लियर है फार्मूला? फार्मूला कैसे बन रहा है ये हम लोगों ने बिल्कुल यहां से देख लिया। ये 2D के लिए था। अगर मैं 3D के लिए बनाता, फॉर 3D के लिए बनाता अगर यही फार्मूला, भी कुछ नोट मत करिएगा भाई। तो यही जो डीके होता, एक ज्वाइंट मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करता? 6 तरीके से। और उसके सपोर्ट ही, उसका रिएक्शन ही बताता कितना ज्यादा या कम आपके पास होगा। बोलिए। ये 3D के लिए था। अब ये जो फार्मूला मैंने बनाया, ये फार्मूला फॉर एक्सियली एक्सटेंसिबल मेंबर के लिए है। सर व्हाट इज द एक्सियल एक्सटेंसिबल मेंबर? क्या होते हैं? ऐसे मेंबर्स जिनके लेंथ में चेंज किया जा सके, जिनके लेंथ में परिवर्तन हो सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सियली एक्सटेंसिबल मेंबर्स। जिनको इलोंगेट किया जा सके या जिनको कंप्रेस किया जा सके, उन्हें हम कहते हैं एक्सियली एक्सटेंसिबल मेंबर। जरा मुझे देख के बताओ, यहां इस बी ज्वाइंट पर 3 तरह के डिस्प्लेसमेंट दिख रहे हैं। इसमें एक्सियली एक्सटेंसिबल डिस्प्लेसमेंट कौन है? क्या डेल्टा एक्स बी है? डेल्टा एक्स बी इज द एक्सियल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्यों सर आप यहां पर बात कर रहे हैं इस तरीके का? एक्सियल एक्सटेंसिबल मेंबर या एक्सियल रिजिड मेंबर या इनएक्सटेंसिबल मेंबर के लिए फार्मूला क्या बनेगा? फिर उसके लिए क्या कहानी होगी?
तो सर एक्सियल मतलब हम क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, बहुत मेरी बात ध्यान सुनना, प्रश्न में पूछेगा आपसे कि अगर मेंबर अगर कुछ ना कहे कि एक्सियल एक्सटेंसिबल है या एक्सियल इनएक्सटेंसिबल है, तो आप क्या करना, यही वाला फॉर्मूला लगा देना, सिंपल सी बात। अगर वो आपसे कहे कि एक्सियल फॉर एक्सियल इनएक्सटेंसिबल मतलब उसके लेंथ में चेंज ना हो, या एक्सियल रिजिड मेंबर की बात करें, यानी डेल्टा एक्स एट बी इक्वल टू 0 होगा क्या? अरे बोलो भाई, डेल्टा एक्स बी क्या हो गया? 0 हो गया। यानी अगर वही डायग्राम मैं फिर से बनाऊं, ए पर बी पर, तो मैं कहूंगा डेल्टा एक्स ए 0, डेल्टा एक्स बी 0 और थीटा एट ए इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर डेल्टा एक्स एट बी भी क्या होगा, और डेल्टा, सॉरी यहां वाई भी लिखना था, यहां वाई ए लिखना था, एक्स वाई ए, यहां वाई बी नॉट इक्वल टू 0 और यहां पर थीटा बी नॉट इक्वल टू 0। यानी यहां मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, स्लोप और डिफ्लेक्शन मिलेगा। यहां मैंने, अब ये किसके लिए हो गया, इनएक्सटेंसिबल। अब मुझे बताना, जब एक्सटेंसिबल था तो डी के 3 था, और इनएक्सटेंसिबल हो गया तो अब डी के कितना बचा, क्या 2 बचा? तो अब मुझे सिंपल सा, मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, देखना अब 2D के लिए एक ज्वाइंट मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस करता है, 3 माइनस आर ई, फॉर्मूला पहले वाला यही था, माइनस नंबर ऑफ मेंबर। जितने मेंबर होंगे, ये तो एक मेंबर की बात चल रही है, अगर 10 मेंबर होंगे तो क्या 10 मेंबर के लेंथ में चेंज होगा? अरे बोलो भाई, 10 मेंबर चेंज होगा। अब अगर मैंने इनएक्सटेंसिबल कह दिया, तो अगर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर के लेंथ में चेंज नहीं होगा, यानी जितने कुल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उन्हीं को आप क्या कर देना है, सिर्फ घटा देना है। बोलो, इनएक्सट, अरे एक ही तो कम हुआ है, एक कम क्यों हुआ है, क्योंकि एक ही मेंबर है। अगर ऐसे 10 मेंबर होते तो 10 मेंबर का यक्स क्या होता, 0 होता। इसीलिए मैंने 2D के लिए ये फॉर्मूला बनाया और 3D के लिए ये फॉर्मूला बनाया। यहां पर 3D के लिए मुझे बनाना होगा तो डी के क्या बना दूंगा मैं, 6j माइनस आर ई माइनस यम, यहां से आपका ये 3D के लिए, ये 2D के लिए और 2D, और ये फॉर 3D। किसी को समझ में ना आया हो कोई फॉर्मूला तो आप बताएं। इस वाले केस में डेल्टा एक्स बी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ ना कुछ एक्स में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डेल्टा वाई बी डज नॉट इक्वल टू 0 और थीटा एट बी डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां तीनों 0, मतलब किसी भी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट अलाउ नहीं है, और यहां बिल्कुल फ्री है, यानी तीनों तरह का डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलाउ है। लेंथ में चेंज हो रहा है तो एक्सटेंसिबल है, तो आप यह मत घटाना। अगर इनएक्सटेंसिबल कहे तो नंबर ऑफ टोटल मेंबर क्या कर देना, घटा देना, क्योंकि जितने मेंबर उतने लेंथ में परिवर्तन होंगे। क्यों, एक्सटेंसिबल के लिए। अब आप घटा देंगे सारे मेंबर तो मतलब सारे डेल्टा एक्स क्या हो गए, सारे मेंबर के 0 हो गए। आपके पास ये फॉर्मूला बन गया है, यहां 3 डीके है, फॉर्मूला से भी साबित हो रहा है, और यहां 2 डीके है। अब आप फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। इसमें आप लगाइए फॉर्मूला, 3 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1, क्या 2 आएगा, आ जाएगा 2।
कितने आसानी से आप देखिए फॉर्मूला बना रहे हैं, और ऐसे फॉर्मूला बना रहे हैं इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर मुझे फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ रही है, मुझे फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, डीके में आप और कोई अप्रोच मत यूज करिए, बड़ा आसान अप्रोच है, ये आसान तरीका है। वहां 2j माइनस आ रही था ट्रस में, और 3j माइनस आ रही था ट्रस में। यहाँ 3j माइनस आ रही था 2D में, और 6j माइनस आ रही है 3D में, और भी मैंने कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला बनाया है। एक बात। दूसरी बात, अगर ये मेंबर, एक नोट करके लिख रहा हूं फाइनली इसके लिए, इफ रिलीज रिएक्शन RR इज प्रेजेंट। ट्रस में बात नहीं किया था इसकी, बात किया था क्या ट्रस में? ट्रस में मैंने कभी RR की बात नहीं की। तो इफ रिलीज रिएक्शन RR इज प्रेजेंट, देन अब यही फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा। मैं कंप्लीट फॉर्मूला लिख रहा हूं, कंप्लीट फॉर्मूला लिख रहा हूं, डी के इज इक्वल टू 3j माइनस RE माइनस M प्लस RR। बोलो, किसी को दिक्कत है प्लस RR से? RR क्या कर रहा है? मेंबर फोर्स को जीरो कर रहा है, और मेंबर फोर्स जीरो मतलब मेंबर में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट को ये बढ़ावा दे रहा है और फोर्सेस को ये कम कर रहा है। और डी के इज इक्वल टू 6j माइनस RE माइनस M प्लस RR। फॉर्मूला बन गया आपका। अब देखिएगा ध्यान से, अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, सुनिएगा। ये 2D के लिए था और ये 3D के लिए है। अब सुने, अगर क्वेश्चन आपसे डीके का पूछता है, ट्रस में तो पूछेगा ही नहीं, एक्सटेंसिबल इन एक्सटेंसिबल जो पूछेगा वो कहां पूछेगा? रिजिड ज्वाइंट में ही पूछेगा, क्योंकि ट्रस में तो एक ही फोर्स है यार, एक्सियल ही है, और वहां कोई इस तरह की बातें नहीं हुई। लेकिन यहां जरा ध्यान सुनना, यहां क्या कहेगा? अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले, मेंबर एक्सटेंसिबल है या इन कुछ ना बोले, तो आप M जीरो कर देना। मतलब आप क्या मान लोगे? मेंबर क्या है? एक्सटेंसिबल है। ध्यान समझना, इसमें जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे ना, तो बहुत तरह की समस्याएं डीके में आती हैं। सर ने आपने तो कहा था कि जब कुछ ना कहे तो मेंबर को क्या मानना? एक्सटेंसिबल मान ही करना। या तो क्वेश्चन बोले कि मेंबर क्या है, इनएक्सटेंसिबल या एक्सियली रिजिड मेंबर है, तब आप माइनस M घटाएंगे ना। RR, अगर रिलीज रिएक्शन उपस्थित है तो RR जोड़ देना। RR तो गिनवाया है ना पीछे, 6 जगह RR गिनवाया है तुमको। तो आप रिलीज रिएक्शन अगर कहेगा तो जोड़ देना, और नहीं कहेगा तो रिलीज क्या कर देना? मतलब अगर आपका नहीं कहेगा तो जीरो कर देना। If release reaction is not present, then RR is equal to 0. If member is axially deformable, axially extensible, not rigid axial body, तो आप M भी जीरो कर देना। बोलो, तो ये दो तरह क्वेश्चन बन गए। एक तरह क्वेश्चन और आएगा, कुछ नहीं बोलेगा, एक्सटेंसिबल से सॉल्व करोगे, उत्तर मैच नहीं करेगा। तब ऐसे कंडीशन में आप इनएक्सटेंसिबल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान देना, कुछ ना बोले, ऑप्शन में एक्सटेंसिबल भी है, एक्सटेंसिबल का उत्तर है मान लो, जस्ट एन एग्जांपल 12, और इनएक्सटेंसिबल का है मान लो 9। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, आप इसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, मान लो आपने क्वेश्चन को एक्सटेंसिबल मान के सॉल्व किया,
और 12 ऑप्शन ही नहीं है, 12 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप क्वेश्चन को ऐसे मानोगे, इनएक्सटेंसिबल मान के उत्तर दोगे। यानी इसको प्रेफरेंस हमेशा कब मिलेगा, एक्सटेंसिबल के बाद, यानी एक्सटेंसिबल के अब्सेंस में, जब तक क्वेश्चन में खुद ये ना बोले कि मेंबर्स आर एक्चुअली इनएक्सटेंसिबल। अरे बोलो भाई, ये 3-4 तरह के क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछता है, बहुत डिस्टर्ब करता है लोगों को। प्रीवियस ईयर भरा पड़ा है टीके से, ऐसे क्वेश्चन से, इसलिए मैं पहले ही आपको सचेत कर दे रहा हूं, कुछ ना बोले तो एक्सटेंसिबल लगाना है। अगर एक्सटेंसिबल से उत्तर ना मिले तब किससे लगाना है, इनएक्सटेंसिबल, बस। और अगर उसने कह दिया कि मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो इनएक्सटेंसिबल ही लगाना है, फिर एक्सटेंसिबल की बात नहीं करनी है, और ना बोले तो एक्सटेंसिबल। बोलो, समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, तो बहुत बोल रहा हूं कि लॉयल्टी नहीं है, लॉयल्टी तो ठीक है, अपनी जगह है। अरे लॉयल्टी है शांत रहो, काय भगाते हो, जब जानते हो तुम्हारी टीम वो लायक नहीं है कि नहीं? तुम्हारे टीम में सबसे बड़ा चोकर है, हाँ, अगर वो टीम में है तो जीतना लगभग पॉसिबल नहीं है, मान लो मेरी बात, ठीक है? 17 सीजन हो गए, तुम सोचो, 17वां सीजन से बना हुआ है, तो उसको कह दो बस वो चला जाए, देखो तुरंत जीत जाएगी आरसीबी। इस बार मैं सोच रहा था कि हो सकता है कोई जाए वहां पे, बदल दे फ्रेंचाइजी अपनी, लेकिन बदला नहीं, वह बेशरम हो गया है अपने फैन की तरह। इसीलिए देखो मैं पीले पेन का यूज ज्यादा करता हूँ। अब तुम लोग समझो काहे के लिए। ठीक है, फादर ऑफ सीएसके। चलो इसका करो, डीके निकालो, एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल दोनों के लिए निकालना है। जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल दोनों के लिए निकालना है आपको। इनएक्सटेंसिबल में कोई मेहनत ही नहीं होगी अगर आप एक्सटेंसिबल निकाल लेंगे तो। हाँ 2D है यार, कहाँ 3D है, मैंने बोला क्या 3D? पैसा दोनों अय्यर पाए हैं खूब बढ़िया, लेकिन ठीक है, इंडियन प्लेयर है। तो पिछली बार गंभीर गड़बड़ कर दिए थे स्टार को इतना पैसा दे के। अरे वो मिचेल स्टार्क है, टोनी स्टार्क थोड़ी हैं, कितना पैसा दिए जा रहे हो, बताओ भाई। डीके फ्रेम दिख रहा है आपको, 3J माइनस RE इज इक्वल टू कितने ज्वाइंट है, 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। अब ये किसके लिए है, एक्सटेंसिबल के लिए है, ठीक है, फॉर एक्सटेंसिबल। पहला एक्सटेंसिबल लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, और दूसरा वाला क्या लिख रहा हूं, इनएक्सटेंसिबल। तो अब यहां आप कितने मेंबर घटा दोगे, 2 ना, 2 मेंबर हैं, 2 घटा दो तो डीके कितना बचा, 4। किसके लिए है, इनएक्सटेंसिबल। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसको, इसको, हाँ? एक ये कॉलम है और ये आपका क्या है, बीम है। तो जब मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये इसको आपने ज्वाइंट लिया था ना, इसको ज्वाइंट लिया था, तो ज्वाइंट का मतलब यही नहीं होता कि वहां कोई सपोर्ट हो तभी आप उसे ज्वाइंट कहेंगे, ठीक है?
फ्री भी है तो उसे आपने यहाँ पे एज ए ज्वाइंट कंसीडर करेंगे आप। तो 1, 2 और 3। इसका बताओ कितना आएगा? डी के बराबर आ जाएगा 3J माइनस, मल्टीप्लाई नहीं करते, 3 × 4 -6 बराबर 6। डी के कितना आ जाएगा इनएक्सटेंसिबल का? 3 आ जाएगा। ये भाई प्रांशु आरसीबी का बहुत बड़ा दुश्मन लग रहा है। कह रहा आरसीबी का ऑनर मैच ही नहीं देखने आता तो कहां से जीते। कौन है ऑनर? इसीलिए तो मैंने वो पूछा कि कौन है मालिक है? जो भारत का 9,000 करोड़ रुपया लेके भाग के वही मालिक है ना आरसीबी का? ये जितने फैन हैं आरसीबी के देशद्रोही हैं भाई। इससे ये साबित होता है क्यों? क्योंकि अगर उसके टीम को सपोर्ट कर रहे हैं मतलब उसका भी सपोर्ट कर रहे हैं। और हो गया। 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। अरे बाबा, आप सीख गए हो, कोई दिक्कत तो बताइए इसमें। गिनना है, फार्मूला बना बनाया है एकदम। चलो भाई, अब कुछ नहीं कहूंगा मैं। आरसीबी वालों को दुखी हो रहे हैं बेचारे। बस उनको अब एक ही चीज शेष रह गया है, अब गरियाना बाकी रह गया। वो लोग अब गरिया भी देंगे हमको। अब अपनी इज्जत अपने हाथ है भाई। बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बार मैं भी, मनोकामना मेरी भी कर रही कि आरसीबी जीत जाए। पिछली बार मुझे लगा जीत ही जाए तो अच्छा है, अब चेन्नई को हरा दी है तो। लेकिन पता नहीं क्या हुआ फिर। किस्मत खराब थी कि ट्रेविस हेड खराब था? तुमसे मैंने कहा तुम्हें नहीं बोलना है ना। ये वाला जो है वो सपोर्ट रहेगा, हिंज। और ये वाला रोलर, ये आपका हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। और ये आपका वर्टिकल गाइडेड रोलर। दोनों के लिए बनाना है आपको, एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल दोनों के लिए बनाना है। ये सब ज्वाइंट है, ध्यान देना। क्यों? फ्रेम है ये सब। और फ्रेम बिना ज्वाइंट के नहीं बनते हैं। चलो आगे। इसका एक्सटेंसिबल डी कितना आया? 29। 29 के अलावा किसी का आया कुछ? किसी का एक्सटेंसिबल? 29 करोड़ 1, 29 करोड़ 2, 29 करोड़ 3। एक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल बताओ। 15। ऑनलाइन वाले बताना भाई। अब मैं आपकी मतलब उसी तरह हो रहा है, अब कोई करने की जरूरत नहीं है। बताना। 15 करोड़ 1, 15 करोड़ 2, लाख तो नहीं करेंगे, लाल जरूर कर देंगे अभी हम। मेरी क्लास में दो लोगों को, दो प्रजातियों को बोलना मतलब बिल्कुल मना है। अब 3 हो गए।
एक लड़कियों को बोलना मना है, और दूसरा हर सीवी फैन को, और तीसरा ये जो अकेले बैठा है। और चेन्नई वाले खूब शोर मचा सकते हैं। हैं? तुम उससे भी बड़े कुछ और हो। बताओ एक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल। किसी को आपत्ति हो अगर किसी भी क्वेश्चन पर, तुरंत हाथ खड़ा करके बताना कि नहीं सर मेरा उत्तर ये नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया है। कि मान के चल रहा हूं कि आप मेंबर ज्वाइंट गिन सकते हैं अब। अपने आप से करिए भाई, तब विश्वास करिए। ठीक है सर। इनएक्सटेंसिबल क्या इनएक्सटेंसिबल? अरे 3 मेंबर घटा दो, 1 मेंबर ये, 2 मेंबर ये, 3 मेंबर ये, घटा दो। मेंबर ही तो घटाना है। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर पर। ये सब बहुत हो गया। चलो क्वेश्चन करिए। जब रिलीज रिएक्शन भी कुछ प्रेजेंट करा देते हैं, बात ना करिए। एक मिनट रुकिए। ये क्वेश्चन ये करो। बताइएगा इसका, सॉल्व करिए। एक इधर भी, जो फ्री वाले उनको भी एज ज्वाइंट कंसीडर किया जाएगा, ध्यान रखना जो बाहर दिख रहे हैं। करिए, उत्तर बताइए। रिलीज रिएक्शन का भी दो। 17 पे किसी को आपत्ति है? एक्सटेंसिबल की बात कर रहा हूं मैं। 27 आया है, 17 किसने कहा? अरे हम एक्सटेंसिबल ही बोल रहा हूं भाई। 27 और इनएक्सटेंसिबल के लिए 17। अब बताओ, किसी को समस्या है बताइए, उसका भी निकालिए। देखिए आप लोग ये कर रहे हैं सारा क्वेश्चन, मैं तो बस क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये सब ईएससी और गेट के क्वेश्चन हैं, और भी आप ट्राई करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में 21 आ रहा है फॉर एक्सटेंसिबल। 21 एक आ रहा है क्या? 21 इतना कैसे अंदर आ सकता है?
अब तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि लोगों की दिक्कतें ज्यादा हैं। 3J माइनस RE माइनस M प्लस RR। M तो 0 हो गया, M 0, 3 इंटू कितने ज्वाइंट, माइनस RE, ये 0 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 प्लस RR। अरे यहाँ का कितना बनेगा RR, यहाँ का RR 3, यहाँ का RR 2 और यहाँ का RR 1, तो 3 2 5 1 6, तो यार सीधे सीधे 27 तो आ रहा है, कैसे 21 आ रहा है लोगों का। अरे एक्सटेंसिबल के लिए कैसे भूल जा रहे हो तुम लोग बार बार यार। मैं दूसरा वाला किसके लिए निकालता हूं, इनएक्सटेंसिबल, पहला वाला एक्सटेंसिबल। जितने मेंबर हैं सब के लेंथ में चेंज होगा, ये पहला वाला मान के चल रहा हूं। और दूसरे वाले में क्या मान रहा हूं, जितने मेंबर हैं किसी के लेंथ में चेंज नहीं होगा, तो उतना घटा दे रहा हूं। अब दूसरा क्वेश्चन बताइए। 40, 40 25, यहां RR कितना, यहां RR 1 होगा ना, यहां RR 1, यहां RR 2, बस और कोई इंटरनल है नहीं। DK इक्वल टू 3 इंटू J कितना है, 14 कि 15, 14 माइनस RE 6 प्लस RR 4, तो उत्तर कितना आ गया, 40। नंबर ऑफ मेंबर घटा दो 40 में, कितना, उत्तर मेंबर 15 है, 15 इक्वल टू कितना आ गया, 25। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी और क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। इससे अलग किसी को लग रहा हो कि नहीं मेरा आया है, मेरा और कॉन्फिडेंट भी हो कि मेरा सही है, तो फिर आपत्ति कर सकते हैं भाई। आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी दो टाइप की है। पहली स्टेबिलिटी है आपकी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, और दूसरी स्टेबिलिटी है आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी। एक्सटर्नल मतलब जो सपोर्ट से संबंधित है, और इंटरनल मतलब जो मेंबर संबंधित है। एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी, और दूसरा स्टैटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल को 1, इंटरनल को 2, ज्योमेट्रिक को 1 और 2 कर लेते हैं। चल, मेंबर को प्लस माइनस कैसे करेंगे एक बार समझा दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो IPL पे लगा था, हैं? क्या समझना है भाई, मेंबर क्या समझ दिक्कत आ रही है।
पहले इसको नोट कर लो फिर बताते हैं। लेट ज्वाइन की हो क्लास? प्रखर, क्या नाम, प्रखर नाम है? बताओ भाई प्रखर, लेट ज्वाइन की हो क्लास क्या? क्योंकि ऐसी कोई उसमें बहुत तो दिक्कत क्या आ रही है? मेंबर हम क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि हर एक मेंबर एक्सियल एक्सटेंसिबल है। जितने मेंबर होंगे उतने मेंबर के लेंथ में चेंज होगा, अगर हम एक्सटेंसिबल मानेंगे तो। अगर हमने मान लिया कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब जितने भी मेंबर होंगे सारे भी मेंबर में लेंथ में चेंज नहीं होगा। और लेंथ में अगर चेंज नहीं होगा तो सब हर मेंबर के लेंथ में यानी एक एक डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, यानी जितने मेंबर उतने कम डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या कहा कि 10 मेंबर अगर हैं तो 10 डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कम हो गया। 20 मेंबर है तो 20 डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। इसलिए बार बार मैंने माइनस एम क्या कर दिया, घटा दिया है। ठीक है, घटाया है, प्लस कहाँ किया है मैंने? मैंने यम सिर्फ घटाया है, हर बार घटाया है। आप देखें अगर, तो यहां पर पहला वाला एक्सटेंसिबल कर रहा हूं इसलिए यम 0 है, लेकिन जैसे ही इनएक्सटेंसिबल करूंगा तो कितने नंबर ऑफ मेंबर यहां पर 10 है ना? क्यों भाई? 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 मेंबर घटा दिया, 27 में 10 घटा दिया, कितना आ गया, 17 आ गया। वही हाल यहां भी होगा। दोबारा एक बार फिर से रिवाइज करना, जब वीडियो देखोगे दोबारा फिर से समझ में आ जाएगा। चलो, स्टेबिलिटी दो टाइप के हैं, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी भी दो टाइप के हैं, ज्योमेट्रिक और स्टैटिक स्टेबिलिटी। इसी स्टैटिक से इंटरनल स्टेबिलिटी भी कवर हो जाता है। तो आप सबसे पहले पहली हेडिंग डालेंगे एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। पहला हेडिंग डालेंगे एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, उसमें लिखेंगे द गिवन स्ट्रक्चर, the given structure is said to be the given structure is said to be externally stable if ऐसे लिखिएगा, if satisfy following condition, satisfy following conditions। कंडीशंस क्या है? पहला, मिनिमम 3 member 3 external support reaction should be present। जो भी स्ट्रक्चर आपको दिया जा रहा है कम से कम उसमें कितने एक्सटर्नल रिएक्शन होने चाहिए? 3 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन प्रेजेंट होने चाहिए, पहला क्राइटेरिया है ये। दूसरा क्राइटेरिया लिखिए, द रिएक्शंस शुड बी, जो रिएक्शंस होने चाहिए, रिएक्शंस शुड बी नॉन पैरेलल। सारे रिएक्शन की बात हो रही है, नॉन पैरेलल।
ये रिएक्शंस आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए। नंबर 3, द रिएक्शन शुड बी नॉन कनकरेंट। ठीक है, और लास्ट है आपका द रिएक्शन शुड बी नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है, ट्रिवियल शब्द का मतलब है स्प्रिंग। स्प्रिंग सपोर्टेड अगर कोई चीज है तो उससे हम लोग कहते हैं ट्रिवियल। ठीक है, ध्यान रहे ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपका वो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी नहीं माना जाएगा। चारों की चारों क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। बोलो, चारों के चारों क्राइटेरिया क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई। बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए। कम से कम 3 एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होने चाहिए, पहली बात। द रिएक्शन शुड बी नॉन पैरेलल, यानी जितने सारे रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं उस स्ट्रक्चर, फ्रेम, बीम, कहीं भी, वो सारे क्या होने चाहिए? नॉन पैरेलल होने चाहिए। द रिएक्शन शुड बी नॉन कनकरेंट। अब ये कनकरेंट शब्द क्या है? नॉन कनकरेंट मतलब तभी समझ में आएगा जब कनकरेंट समझ में आएगा। अगर कोई फोर्स सिस्टम, समझिए फोर्स सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हों और उन सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है तो उन्हें बोला जाता है कनकरेंट। तो सभी, और कनकरेंट होने के लिए एक बात कंफर्म है कि कोप्लेनर होना जरूरी है। और कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में, सारे फोर्सेस सेम प्लेन में हो और सारे क्या हो आपके एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हो? पास हो रहे हो, तब उन्हें आप कहते हैं कनकरेंट। लेकिन अगर ना पास हो रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कनकरेंट। और रिएक्शन, और जो है वहां पर किसी प्रकार का रिएक्शन या सपोर्ट स्प्रिंग सपोर्टेड नहीं होना चाहिए। ये नोट कर लिया चारों। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको ये चारों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराना है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो एक्सटर्नली क्या है? स्टेबल है। सिर्फ मैंने एक सिंपल सा ये बीम बना दिया, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। अब आप इसमें चारों पढ़ के क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराइए कि क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उसी हिसाब से आपको बताना है, अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये स्टेबल है और सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो ये क्या है? अनस्टेबल है। बोलिए, स्टेबल है। पहला क्राइटेरिया क्या था कि कम से कम 3 रिएक्शन होने चाहिए, तो 3 रिएक्शन तो हैं। ठीक है, तीनों आपस में, सारे रिएक्शंस आपस में नॉन पैरेलल होने चाहिए। बिल्कुल नॉन पैरेलल। पैरेलल मतलब ये होता है, ये पैरेलल होता है ना, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो नॉन पैरेलल है। फिर कह रहा है कि तीनों सारे रिएक्शंस नॉन कनकरेंट होना चाहिए। अब यहां पर लोगों को डाउट आ गया होगा, सर ये तो एक ही पॉइंट से सारे पास हो रहे हैं, ये भी ना, गलत है। इसका प्लेन और इन दोनों का प्लेन क्या है? अलग अलग है, को प्लेनर आपस में नहीं है। तो यहां पर ये प्लेन डिफरेंट है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड के अबाउट हो रहा है, तो ये कनकरेंट नहीं है। तो ये तीसरा क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हुआ। क्या ये स्प्रिंग सपोर्टेड है? नहीं है, तो यानी आपका चौथा क्राइटेरिया ए भी सेटिस्फाई हो गया, बी भी सेटिस्फाई हो गया,
सी भी सेटिस्फाई हो गया और डी भी सेटिस्फाई हो गया, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं, फिर से आप बताइएगा। एक ये तरीका है डायरेक्ट देख के पहचानने वाला, और एक तरीका मैं पीछे डिस्कस करके आया हूं, डीएस। एक तरीका पीछे डिस्कस करके आया हूं, डीएस वाला तरीका। चलो, ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है और आपको बताना है। चारों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कराइए, अगर चारों सेटिस्फाई होंगे तभी उत्तर मिलेगा। स्टेबल, अनस्टेबल, क्यों? सारे फोर्सेस क्या हैं? पैरेलल हैं। सही बात है, सारे फोर्सेस पैरेलल हैं। पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। पहला क्राइटेरिया क्या था कि सारे रिएक्शन कम से कम 3 होने चाहिए। हाँ है सर। दूसरा कहा कि सारे रिएक्शन नॉन पैरेलल होने चाहिए। ये तो सारे ही क्या हैं? पैरेलल निकल गए। आपको देख के भी लग रहा है सर, अगर इसको हल्का सा भी धक्का दे दूंगे तो भागता हुआ क्या होगा? चला जाएगा। मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोकने वाला कोई नहीं है। अभी अगर मैं इसी को ऐसे बना देता, हिंज बना देता, तो क्या दूसरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता? बिल्कुल हो जाता। अरे बिल्कुल हो जाता। सारे रिएक्शंस पैरेलल होने चाहिए, एक क्या हो गया? नॉन पैरेलल हो गया। तीसरा क्राइटेरिया नॉन कंकरेंट, ये कंकरेंट है। एक का लाइन ऑफ एक्शन ये, एक का लाइन ऑफ एक्शन ये, एक का लाइन, सबका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। सारों जितने हैं सभी का लाइन ऑफ एक्शन एक हो, जितने रिएक्शन फोर्सेस हैं सभी का लाइन ऑफ एक्शन एक हो, तब जाके वो कंकरेंट होगा। मतलब ये कंकरेंट भी नहीं है। स्प्रिंग सपोर्टेड है क्या? ठीक है, तो अगर मैं देखूं सी और डी में, सी सेटिस्फाई कर रहा है और डी भी, लेकिन एक की वजह से मामला गड़बड़ हो गया। जब तक चारों नहीं करेंगे तब तक एक्सटर्नली स्टेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। इसीलिए मैं बार बार एबीसीडी लिख रहा हूं भाई। अगर मैं यहां से बात करूं, ये आपका ट्रिवियल सपोर्ट है, इसीलिए क्या हो जाएगा? क्या पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या दूसरा कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या तीसरा कर रहा है? क्या चौथा कर रहा है? नहीं, एक गड़बड़ गया। अब देखो तुम्हें चारों याद हो गए होंगे। एक्सटर्नली देख करके आप बता सकते हैं, यहां तक देख करके आप बता सकते हैं। जब देख के डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आप सोचिएगा देख करके ही। देख के अगर समझ में आ जाए स्टेबल है अनस्टेबल। देखो दिक्कत कहां है मैं आपको बता रहा हूं। जब वो ये पूछना शुरू करेगा कि अनस्टेबल तो है लेकिन एक्सटर्नल या इंटरनल, तो तुम देखोगे डीएस निगेटिव मिलेगा। डीएस क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। अगर और उसमें डीएसआई अगर निगेटिव हुआ, ठीक है, तब वो इंटरनल अनस्टेबल हो जाएगा। मैंने पीछे आपको बताया था। तो वो दूसरा तरीका है। अभी आप ये सिर्फ देख के पहचानने वाले क्वेश्चंस हैं। जब देख के नहीं पहचान पाएंगे तब आपका डीएस वाला क्राइटेरिया चलेगा। नोट हो गया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टेबिलिटी।